हेलो जी, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। बेटा आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास में आरयूएचएस से रिलेटेड जो हमारे पास में पेपर है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि बायोलॉजी के पेपर को हमने किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है जिससे हमारे पास में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास में सही हो सके। तो उसी सीरीज में बेटा हम लोग लेके आए आपके पास में आज जो हमारे पास में पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार के फॉर्म हमारे पास में रहेंगे। इनमें अगर हम लोग देखें बेटा आज की क्लास के लिए कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बेटा, जिसमें कह रखे हैं आपके पास में लघु बीजाणु धानी के मेनली विकसित होने हैं, तो विकसित होती कहाँ है वो पोर्शन आपके पास में बताना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हैं कि बेटा हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें पोलन ग्रेन के लिए, परागकण के लिए, तो यहाँ वाले पोर्शन से कौन रहेगा, लघु बीजाणुधानी, और ये वाले पोर्शन कौन से हैं आपके पास में, पराग कोश के लिए। तो मेन आंसर चला जाएगा आपके पास में पोलन सैक या फिर पराग कोश। सेकंड फॉर्म में देखते हैं हमारे पास में कि पराग का बाह्य चोल किसका बना होता है। बेटा याद रखना, बाह्य चोल का मतलब वो कह रहा है कि किसी भी परागकण का बाह्य आवरण किसका बना हुआ है। याद रखना बेटा, जैसे अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास में कोई परागकण है और इसके बाहर की तरफ जो कैपिंग हम लोग कह दें या जो बाहर की तरफ का हमारे पास में आवरण है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन किससे बने होते हैं आपके पास में, स्पोरो पोलेनिन से बने हुए रहते हैं आपके पास में। इसको हम लोग यहाँ पर एक्साइन के नाम से जानते हैं। एक्साइन मतलब बाह्य चोल। लेकिन यही चीज अगर तुम्हें एग्जाम में कह दें कि बेटा इंटाइन मतलब अंदर वाला पोर्शन किसका बना है, तो याद रखना बेटा अंदर वाला पोर्शन हमारे पास से बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन का। किसका बना हुआ है आपके पास में, सेलुलोज, और साथ में कौन है आपके पास में, पेक्टिन है हमारे पास में, जिसको पेक्टोसेलुलोज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां हम लोग चेक करें, हमें से पूछा गया था कि बाह्य चोल किसका बना है, तो किसका बना है आपके पास में, स्पोरोपोलेनिन के लिए यहां पर हम लोग यहां पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। लिखा है कि 60% आवर्त बीजी अपने परागकण त्याग कर देते हैं, कौन सी अवस्था में, 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय, 4 कोशिकीय या 1 कोशिकीय अवस्था में। बेटा याद रखना हमारे पास में 2 अलग अलग डेटा दे रखे हैं आपके पास में एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। एक तो आपके पास में है यहाँ पर 60% के लिए, और बेटा एक याद रखना किसके लिए है, 40% के लिए। यहाँ आपके 60% में देखेंगे तो आपके पास बेटा 2 सेल स्टेज पे बात करेंगे, और यहाँ चेक करें तो एग्जाम में आ जाए तो 3 सेल स्टेज की बात करेंगे, 3 कोशिकीय अवस्था। लेकिन याद ये भी रखना है यहाँ पर हमें कि बेटा 2 कोशिकीय अवस्था में तुमसे कोई पूछे कि हमारे पास में कौन कौन से डिवीजन होंगे, तो कह देना कि एक तो होगा आपके पास में मियोसिस, और एक ही आपके पास में क्या होने वाला है यहाँ पर, माइटोसिस। लेकिन अगर 3 कोशिकीय अवस्था है तो आपके पास में एक तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और आपके पास में 2 क्या हो जाएंगे, माइटोसिस। तो बेटा मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है कि जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पूछा गया था कि 60% ये रहा, कितनी अवस्था, 2 सेल स्टेज, लेकिन इसी में कह देते कितने अर्धसूत्री और कितने समसूत्री है, तो याद रखना बेटा एक अर्धसूत्री और एक ही क्या चाहिए, समसूत्री के लिए। तो मेन आंसर आपके पास 2 सेल स्टेज है, और यहां मैं लिख देता हूं आपके पास 1 मियोसिस चाहिए और 1 ही क्या चाहिए आपके पास से बेटा जी, माइटोसिस की रिक्वायरमेंट हमारे पास में रह जाती है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बेटा एक चीज हम लोग और देखें, अब हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोग किसी भी टाइप के कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मेन आंसर के अलावा जो हमारे पास में 4 ऑप्शन है उनको भी बहुत अच्छे से अपन रीड करें, और क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है उन सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, कोशिकाओं का गुच्छा या समूह, ग्रुप के लिए कह रहे हैं, जो एक आवरण द्वारा ढका हुआ रहता है वो किस नाम से हमारे पास में जाना जाता है। बेटा हम लोग इसको न्यूक्लियस के फॉर्म से या फिर हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको बीजांड काय के नाम से जानेंगे, जो एक आपके पास में आवरण, एक खोल है हमारे पास में। कोशिकाओं का गुच्छा यानी बेटा ये हमारे पास में, इसमें ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप की सेल्स हो जाएंगी यहाँ पर, तो इसके सराउंडेड में ये वाले पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीजांड काय के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अंड समुच्चय बने होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेटा अंड समुच्चय होते कहाँ हैं। बेटा जैसे हमने कहा कि हमारे पास में ये हो गई वर्तिकाग्र,
ये वर्तिका और ये हमारे पास है यहाँ पे कौन है, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर अगर हम लोग चेक करेंगे तो कौन है, ओवरी है आपके पास में, बीजांड है। ओवरी के अंदर यहाँ पर चेक करेंगे, ओवरी में ओव्यूल है। ओव्यूल मतलब आपके पास है बीजांड के लिए, ये बीजांड की संरचना हो जाएगी आपके पास में। बेटा याद रखना कि इस बीजांड की संरचना को हम लोग अच्छे से रीड करें तो यहाँ की दो कोशिकाएं होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। इनके ऊपर की तरफ एक और कोशिका होती है जिसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। इसके विपरीत सिरे पर जो कोशिकाएं हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। और यहाँ है जिसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और इस बीच वाली कोशिका का नाम है केंद्रीय कोशिका। तो याद रखना ये जो संरचना है हमारे पास है बेटा जो बीजांड की, उस बीजांड की संरचना में कितनी कोशिका, तो 7 तो सेल है बेटा। 7 सेल कैसे, 1 2 3, 3 ऊपर प्रतिमुखी कोशिका, 3 कोशिका नीचे आपके पास में और एक बीच में, तो कोशिका कितनी है 7। और केंद्र देखो 3 और 3 6 और 2 केंद्र बीच में है, तो कितने हो गए आपके पास में 8 न्यूक्लियस मिलते हैं। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज हमारे पास में देखने को मिल जाती है। एक चीज बेटा और यहाँ पर ध्यान रखें, क्वेश्चन कह रहा है कि एग एपरेटस यानी अंड समुच्चय। बेटा ये रहा आपके पास में, अगर अंड समुच्चय का क्वेश्चन पूछा है तो अंड समुच्चय के अंदर कौन कौन है, पहले तो ये देखो, एक अंडाणु कोशिका और 2 कौन है, सहायक कोशिका। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक तो आपके पास में कौन है यहाँ पे अंडाणु कोशिका की संख्या 1, और आपके पास में सहायक कोशिका कितनी है, सहायक कोशिका 2, और तीनों मिलके क्या बनाते हैं, अंड समुच्चय बनाते हैं। यही पूछा गया था, अंड समुच्चय बने होते हैं 2 सहायक कोशिका से और एक आपके पास में अंड कोशिका के लिए। तो आंसर चला जाएगा आपके पास से बेटा 3rd के लिए। क्लियर है। चलें अगली सीरीज में यहीं पे चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है आपके पास है, वायु के द्वारा परागण सामान्यतः होता है। बेटा याद रखना परागण की प्रक्रिया, परागण कहते हैं किसे, पहले तो ये समझ लो कि किसी भी हमारे पास है पादपों से हम लोग चेक करें, पुष्प के जो परागकण है वो उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रक्रम है उसको हम लोग पॉलिनेशन या फिर परागण कहेंगे। और आपने देखा होगा परागण बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक स्वपरागण और एक है पर परागण। एक ही पादप के उसी पुष्प पर अगर परागकण आ जाते हैं तब तो स्व है, और किसी दूसरे पादप पे जा रहे हैं, दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं तो पर परागण के लिए बात कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि आपके पास में वायु द्वारा परागण सामान्य किसमें, बेटा ग्रासेस के लिए हम लोग घास में देख सकते हैं, यहाँ आपके पास मोस्ट कॉमन है, ये क्लियर रहेगा। अगले फॉर्म में चेक करें, हमारे पास में लिखा है कि निचेसन में कितने केंद्रक सम्मिलित किए जाते हैं। बेटा याद रखना निचेसन, ये चैप्टर हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से, और यहाँ हमारे पास से जो बात की जाती है वो किसकी की जाएगी, आपके पास में एंजियोस्पर्म की। और एंजियोस्पर्म में हमारे पास बीच में हम लोग चेक करेंगे, वहाँ आपके पास में केंद्रीय कोशिका और उसमें देखने को मिल जाएंगे हमारे पास में केंद्रक के लिए। तो यहाँ केंद्रक हमारे पास में कितने हो जाएंगे 1+1 के लिए, डबल फर्टिलाइजेशन में यूज करते हैं आपके पास में। याद रखना इनमें कौन सा देखने को मिलता है आपके पास में, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ आपके पास में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या होते हैं बेटा आपके पास में, किसी भी भ्रूण को पोषण देने वाली संरचनात्मक घटक है उसको किस नाम से जानते हैं, भ्रूणपोष। और याद रखना बेटा भ्रूणपोष का कभी क्वेश्चन आ जाए तो भ्रूणपोष आपके पास में बेटा 2 जगह है, एक तो आपके पास में जिम्नोस्पर्म में है और एक आपके पास में किस में है, एंजियोस्पर्म में। लेकिन जिम्नो के अंदर आपके पास में इसकी गुणिता क्या होती है n, और यहाँ पे क्या होती है आपके पास में 3n। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एंजियो की, मतलब इसकी बात चल रही है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, यदि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है आपके पास में 3n, 3n बराबर कितने हो गए आपके पास में 36, यानी n बराबर कितने हो गए 12। तब नर तथा मादा युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या का पता लगाइए। नर और मादा के युग्मक, बेटा याद रखें जो युग्मक है, जो गैमेट्स है, गैमेट्स हमेशा ही आपके पास में किस कंडीशन में मिलते हैं, n रूप में दिखाई देते हैं। और अगर n है इसका मतलब 3n बराबर कितना था 36, और अगर मेल और फीमेल में n की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और 12 के लिए ये रहा आपके पास है बेटा डी ऑप्शन सही चला जाएगा। यहाँ पे 12 के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, आगे दे रखा है कि कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है। बेटा यहाँ हम लोग बात करते हैं भ्रूणपोष के लिए यहाँ पर, और यहाँ 2 चीजें होती हैं आपके पास में,
नारियल से रिलेटेड मैं बता देता हूं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास है। यहां आपके पास में एक तो होता है बेटा कोशिकीय भ्रूणपोष, और एक आपके पास में होता है बेटा केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये केंद्र के भ्रूणपोष है, वो तो क्या आपके पास है बेटा नारियल पानी है, और ये जो आपके पास कोशिकीय भ्रूणपोष है, कोशिकीय भ्रूणपोष हमारे पास में सफेद जो गिरी वाला पोर्शन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो भ्रूणपोष के फॉर्म दोनों दे रखे हैं, लेकिन यहाँ हमें कच्चे नारियल में नारियल पानी के लिए कह रहा है, तो नारियल पानी आपके पास किस में आ जाएंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष के फॉर्म में हमारे पास में। और यहाँ आपके पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ निरंतर रूप से केंद्र की संख्या है वो बढ़ी हुई आपके पास में दिखाई देती है। क्लियर है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में। इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है कि एग्जाम में केंद्र के पूछे या कोशी के पूछे, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। नेक्स्ट, सबसे पुराना तथा जीवित बीज के फॉर्म आपके पास है बेटा एनजीओ से रिलेटेड है। सबसे पुराने आपके पास है ल्यूपिन के फॉर्म देखने को मिल जाते हैं हमारे पास है। फाइकस, खजूर, फोनिक्स ये बाद में है आपके पास। सबसे जीवित आपके पास में बीज के लिए हम लोग चेक करेंगे तो एग्जाम क्या चला जाएगा, ल्यूपिन के लिए। अगले पोर्शन में बेटा यहाँ हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक मेजर इंफॉर्मेशन है आपके पास में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लैब असिस्टेंट के लिए भी हमारे यहाँ पर आपके पास है RUHSS के साथ में लैब असिस्टेंट के बैच है, वो भी आपके पास में प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी आप अभी से लग जाएं, जितना जल्दी हो सके प्रतिज्ञा क्लासेस के चैनल पर जाएंगे और वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। बैच कब लगेगा, बैच से रिलेटेड कौन कौन से पोर्शन रहेंगे, किस टाइप के नोट्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल का फॉर्म क्या रहेगा, सारी डेटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल जितना जल्दी हो सकते हैं इससे रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, और इनके बैच भी हम लोग जल्दी से प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं हमारे अगली कड़ी में क्या दे रखा है बेटा। लिखा है आपके पास में परिभ्रूणपोष के फॉर्म में क्या है, ये भी आपके पास में क्या है, न्यूक्लियस के फॉर्म में। बेटा एक चीज याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि परिभ्रूणपोष का एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, तो याद रखना हमारे पास है चुकंदर और काली मिर्च है, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस बच जाता है और बचा हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवशेषी बीजांड का है। उदाहरण लिख देना बेटा कभी आ जाए तो। उदाहरण में एक तो आपके पास में कौन है, काली मिर्च, और इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर कौन है, चुकंदर के लिए। ये दोनों एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हमारे पास में लिखा है पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में उभयचरों के अंदर अधिक विविधता पाई जाती है। ये किसका उदाहरण है, क्या पाई जा रही है, विविधता, क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, भिन्नता है। और डाइवर्सिटी आपके पास है बेटा 3 प्रकार की होती है। एक तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में जेनेटिकली आनुवंशिकी, एक आपके पास में जाति हो सकती है, एक आपके पास में पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हो सकती है। जैसे हम सभी में, आप में और हमारे पास में जीन की संख्या तो समान है, लेकिन जीन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पर मिलेनिन पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट की सांद्रता किसी में ज्यादा और किसी में कम है, तो वो क्या हो जाएगी, वो आनुवंशिकता है। लेकिन यहाँ किसका पूछ रहे हैं आपके पास में, इन दोनों में उभयचर का पूछा है, तो ये किस प्रकार की विविधता है आपके पास में, जातीय विविधता है। पारिस्थितिकी में एनसीईआरटी लिखती है कई बार आपके पास से इंडिया और नॉर्वे की कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर मौसम से संबंधित परिवर्तन ज़्यादा है, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नॉर्वे में चेक करेंगे तो कोल्ड एरिया ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल सबके याद रखने, लेकिन अगर आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट में पूछे, याद रखना कई बार एग्जाम में उल्टा भी लिख देगा, वो कहेगा पूर्वी घाट के अंदर आपके पास उभयचरों की संख्या ज़्यादा होती है पश्चिम के, गलत स्टेटमेंट है। याद रखना ज़्यादा आपके पास विविधता कहाँ देखने को मिल जाती है, पश्चिमी घाट के अंदर आपके पास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आगे लिखा है कि जैव विविधता बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग यहाँ पर बेटा बात करें बायोडाइवर्सिटी, और ये आपके पास 0 डिग्री अक्षांश के लिए हम लोग बात करें, और ये वाले क्षेत्र हैं पोल, जिसको हम लोग कहेंगे ध्रुवीय क्षेत्र। आप भी जानते हैं बेटा अगर आपके पास में भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे स्पीसीज क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। टॉप लेवल पर आपके पास ऑर्गेनिज्म भी कम मिलेंगे और प्लांट भी कम मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ ध्रुवों से नीचे की तरफ जैव विविधता बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ? सीधी सी बात है, आप ध्रुवों से भूमध्य की तरफ आएंगे तो वैसे वैसे जैव विविधता से रिलेटेड पोर्शन बढ़ता रहेगा। तो
क्वेश्चन ऑप्शन में फर्स्ट लिखता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की, और बिल्कुल सही है, पहला ही चला जाएगा आपके पास में। दूसरा तो भूमध्य रेखा से ऊपर भेज रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, फिर टॉप लेवल पे कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा विश्व में कितने जैव विविधता हेतु संवेदी क्षेत्र पहचाने जा चुके हैं आपके पास में। टोटल अगर हॉट स्पॉट से हम लोग कंपैरिजन लेकर चलें तो हमारे पास है बेटा 25 आपके पास में टेरेस्ट्रियल है और 9 आपके पास में एक्वेटिक है, और टोटल इनका नंबर कितना आपके पास में 34 के लिए हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में बेटा लिखा है हॉट स्पॉट के लिए मेनली संरक्षण के लिए श्रेष्ठ व्याख्या हमारे पास में क्या है और किस प्रकार के फॉर्म हमारे पास में देखे जाते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेटा हॉट स्पॉट है क्या और किससे रिलेटेड है, वो सारी चीजें हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। याद रखना बेटा, हॉट स्पॉट जनरली ऑल ओवर एरिया का 2% से भी कम क्षेत्र है। इसके अंदर हमने कम क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी स्पीसीज को बचाने का काम किया है। यहाँ उन स्पीसीज को रखा जाता है जहाँ का हैबिटेट लॉस, आवासीय विखंडन ज्यादा होता है। एंडेमिक स्पीसीज है यानी नष्ट होने वाली स्पीसीज का नंबर ज्यादा है। जहाँ की बायोडायवर्सिटी ज्यादा है उन्हीं को यहाँ पर रखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं बेटा, विलुप्तता की उच्च दर वाले द्वीप हैं, पुरस्तन जातियों के द्वारा स्थानीय जातियों के लिए प्रतिस्थापन वाले हैं, क्षेत्र जहां मेनली लोग जैविक विविधता के बारे में सक्रिय सहायक हैं, या वैसा क्षेत्र जहां तीव्र गति से विलुप्त हो रही स्थानीय जातियां बड़ी संख्या में क्या उपस्थित है। मैंने कहा ना आपके पास है बेटा, आपके पास है हॉट स्पॉट। याद रखना आज के बाद में हॉट स्पॉट 3 चीजें यहां होनी चाहिए। एक तो कौन सी आपके पास है बेटा, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब वे जातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है। दूसरा, यहाँ आपके पास है क्या देखने को मिल जाता है, हाई डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। हॉट स्पॉट में मेनली आपके पास है बेटा 2% से भी कम एरिया को यहाँ पर शामिल किया गया है, लेस देन 2% एरिया। क्लियर, तो यहाँ आपके पास है बेटा डी आंसर चला जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ तीव्र गति से जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनको बचाया जाता है, वो सारे आते हैं हॉट स्पॉट में। अभी मैंने कहा अगर आपसे पूछे हॉट स्पॉट का नंबर कितना है, ऑल ओवर 34 रहेगा बेटा, जिसमें से 25 तो क्या है टेरेस्ट्रियल और 9 क्या है एक्वेटिक। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताएं बेटा इंडिया के अंदर हॉट स्पॉट कितना है, बेटा 3 हॉट स्पॉट है जो इंडिया में आपके पास में रहेंगे। आगे है हमारे पास में संगठन की वे जातियों को मेनली रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक, यहाँ रेड डाटा से रिलेटेड, और एक और आता है आपके पास बेटा ग्रीन डेटा। जो संकटग्रस्त जातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, या वे संकटग्रस्त जातियां जो विलुप्त हो गई है, उनको किस में रखा जाता है, रेड डाटा में। और ग्रीन डेटा के अंदर जो लंबे समय तक चलने वाली स्पीसीज है उनको रखा जाता है। और इनका निर्णय लेने वाला बेटा कौन है आपके पास में, IUCN। IUCN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, IUCN। बेटा याद रखना ये एक ऑर्गेनाइजर है जो मेनली गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, और इसका मेन ऑफिस अगर हम लोग बात करें तो वो स्विट्जरलैंड में हमारे पास में है। तो यहाँ आंसर आपके पास में चला जाएगा बेटा IUCN। बेटा IUCN का पूरा नाम भी याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा आपके पास में। आगे चलते हैं, हमारे पास में लिख रहा है कि हमारे पास में 2 ब्लॉक दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के लिए, और दोनों को मैच करना है आपके पास में। जहां कुछ पोर्शन हॉट स्पॉट, सुरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर दे रखा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा हॉट स्पॉट के लिए। हॉट स्पॉट से मैच करने वाले अगर 4 पोर्शन में हम लोग देखें तो हमारे पास में एक तो पहला ऑप्शन लिखा है कि वन्य जीव की सुरक्षा हेतु सरकार के द्वारा संधारित क्षेत्र हमारे पास में। ये तो बेटा जो है वो किसके लिए लिखे जाते हैं, उद्यान के लिए लिखे जाते हैं। तो पहला तो सामने फर्स्ट तो हो ही नहीं रहा आपके पास में। उच्च स्थानीय तथा जातीय समृद्धि वाले अगर क्षेत्र की बात करें, हाँ जातीय समृद्धि यानी कि जहां पर आपके पास डाइवर्सिटी क्या दिखती है ज्यादा, यानी आपके पास से फर्स्ट ए को मैच करने वाले कौन होंगे आपके पास से बेटा, सेकंड के लिए ऐसा कहीं है आपका थर्ड ऑप्शन ही दिख जाएगा बेटा। एक ही ऐसा है जो ए के साथ में यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन हम लोग बाकी वाले भी देख लेते हैं आपके पास में। सेकंड संरक्षित क्षेत्र के लिए चेक करेंगे तो वो जैव भौगोलिक क्षेत्र जहाँ बायोडाइवर्सिटी नेचुरल फॉर्म में चेक करेंगे तो हमारे पास से ज़्यादा मिलेगी आपके पास में, ये रह जाएंगे।
थर्ड वाले में अभी मैंने कहा ही था बेटा आपके पास ए के लिए, और डी वाले में 4 हमारे पास में हो जाएगा। बहुउद्देश्य के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन पे हमारी बात की जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लगे रहे आप अच्छे प्रैक्टिस के साथ में, और आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस आप उतनी ही मेहनत के साथ में, अभी तक आपने जितनी मेहनत की है उसी मेहनत के साथ अभी भी आप डटे रहिए। अभी आपके पास लंबा समय काल नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप लग जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, इसके लिए आप निश्चित मान के रहें। देखते हैं आपके पास बेटा EEF, बेटा EEF नहीं है, ये गलती से आ गया आपके पास, EFB है ये, EFB पूरा नाम होता है आपके पास यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बेटा आप बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ आपके पास में ये सबसे पहले इसका जिक्र होगा आपके पास में, जहाँ एक संघ बनाया गया है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पहला ही आ जाते हैं। एग्जाम में कई बार यूरेशियन लिख देते हैं, तो थोड़ा सा आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें कि वो किस तरीके से लैंग्वेज को बदल कर हमारे पास कन्फ्यूज करने की स्थिति रखते हैं कई बार। आगे लिखा है कि आपके पास में बेटा डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम जो आरडीएनए तकनीक में मेनली बाह्य डीएनए के प्रतिकृतिकरण को शुरू करता है। बेटा प्रतिकृतिकरण यानी आपके पास में रेप्लिकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, रेप्लिकेशन। बेटा याद रखना, कभी तुमसे कह दे कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी अवस्था में होता है, तो आपके पास में याद रखना एस अवस्था में ये संपन्न होता है। और कौन सी साइड से, ओराई साइड से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई साइड या ओराई स्थल से प्रारंभ होते हैं। और यहाँ आपके पास प्रतिकृति के उपकरण यही हमारे पास में ओराई के नाम से जाने जाते हैं। आंसर चला जाएगा बेटा आपके पास में बी के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है कि आपके पास बेटा प्रथम पुनर्योजक डीएनए का निर्माण किसके प्लाज्मिड के द्वारा किया गया था। बेटा वहां एक ही एग्जांपल जाता है, साल्मोनेला टाइफीमूरियम सबसे पहला आपके पास वहीं देखा गया था। आपके पास में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, तो बताना है साल्मोनेला टाइफीमूरियम। आगे बेटा आपके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम काटने में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसको काटेंगे बेटा, डीएनए को। कौन से डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि ज्यादातर स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए कौन से, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहां आपके पास किसको काटते हैं बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हमारे पास हो जाएगा। पहला एकल रज्जु है, द्विरज्जु के डीएनए के लिए होगा। ठीक है, अगले पोर्शन पे देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम में प्रयुक्त होने वाले बेटा जो रोमन संख्या आपके पास, रोमन संख्या बेटा वो लिखते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ जैसे हमने लिख दिया ई को आर फर्स्ट है, तो ये वो रोमन अंक है। रोमन अंक क्या करते हैं आपके पास में, स्ट्रेन या प्रभेद को दर्शाते हैं कि कौन से स्ट्रेन के रूप में इसे पृथक किया गया है, उसको अलग किया गया है। तो ये हमारे पास है प्रभेद को दिखाने के लिए जीवाणु के प्रभेद से विलगित एंजाइम का क्रमांक है कि पहली बार में या दूसरी बार में जब भी उसे अलग किया गया है, उस चीज़ को यहाँ समझाने के लिए हमारे पास में रह जाते हैं। तो इजीली तरीके से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन से प्रभेद के फॉर्म आपके पास से यूज करेंगे। अगले पोर्शन पे चलते हैं, हमारे पास में लिखा है कि निम्न में से कौन प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस है आपके पास में। एंडोन्यूक्लियस बेटा क्या आपके पास में RE है, जो डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम पे काटने का काम करती है। और यहाँ 4 ऑप्शन में पहला प्रोटीएज, बेटा प्रोटीएज तो एंजाइम है। डीएनएज भी एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं। आरएनएज भी एंजाइम जो आरएनए को कट करते हैं। लेकिन डीएनए को कुछ विशेष स्तर से काटने वाले कौन होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन वाले होते हैं। और इसका नाम क्या आपके पास है बेटा, हिंद थर्ड है, इको RI है, साल फर्स्ट है, PST है आपके पास है, PST फर्स्ट है, सेकेंड है, PVU है, बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास में। नेक्स्ट पोर्शन पे देखते हैं पैलेंड्रोनिक अनुक्रम क्या है आपके पास है बेटा। पैलेंड्रोनिक जो क्रम आपके पास में है, जिसके हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जो उल्टे सीधे एक जैसे पढ़ाए जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया बेटा यहाँ पे बेटा ओप्पो, मोबाइल का नाम जाना पहचाना आपके पास में, उल्टा सीधा कहीं से भी पढ़ो एक जैसे हैं। वैसे ही हमारे पास है जैसे मलयालम टर्म है, उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा जाता है, उनके लिए सीक्वेंस ऑर्डर कौन से हैं, पैलेंड्रोनिक। और डीएनए जहाँ विशिष्ट अनुक्रम पे काट करता है वो भी क्रम कैसे होते हैं, पैलेंड्रोनिक सीक्वेंस देखे जाते हैं आपके पास में। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि पैलेंड्रोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिससे ये बार बार हो जाए। तो यहाँ ऑप्शन में दोनों रज्जुकों पर उल्टे पढ़े जाते हैं, नहीं बेटा। विशिष्ट अनुक्रम को विपरीत दिशा में पढ़े जाते हैं, नहीं।
दोनों रज्जुकों पर समान पढ़े जाते हैं। आप उल्टा सीधा देखेंगे तो समान, और पढ़ने का अनुक्रम आपके पास समान होगा, यानी आपके पास में सी आंसर चला जाएगा। लास्ट में भी उल्टे फॉर्म लिखे हुए हैं आपके पास में। अगला बेटा आपके पास में क्वेश्चन है, एगारोस आपके पास में निम्न में से प्राप्त किया जाता है। बेटा एगारोस जेल है आपके पास में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में इसका यूज किया जाता है, जहां डीएनए के बड़े टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों को सेपरेट किया जाता है, और वहां आपके पास में एगारोस जेल की प्लेट भी बनाई जाती है। लेकिन ये कह रहा है प्राप्त किससे किया जाता है? बेटा समुद्री खरपतवार है आपके पास में, वहीं से मिलेंगे। नेक्स्ट अगले पोर्शन पे बेटा देखते हैं, और यहाँ हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन डेटा फिर हमारे सामने है, RUHS से रिलेटेड। बेटा हम लोग यहाँ पर बात करें कि नर्सिंग के जो हमारे पास में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके लिए कुछ विशेष स्पेशल बैच भी हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, जो आपके पास में सिलेक्शन की तैयारी को और ज़्यादा श्योर कर लेते हैं, जो आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाते हैं। और इसके लिए नए बैच से रिलेटेड आपके पास में इंफॉर्मेशन है, और इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है तो प्रतिज्ञा क्लासेस का जो यूट्यूब का चैनल है, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और वहाँ आपके पास में दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हर बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में दी जाएगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो कलाम बेंच है बेटा, इसमें आपके पास में केवल मात्र 699 के लिए बात करें, 99 में चेक करेंगे तो ऑनलाइन कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ में आपको दिया जाएगा, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और आपको सफल बनाने के लिए, उसमें 4 चांद लगाने के लिए कई गुना सफल आपके पास में रहेगा। तो जितना जल्दी हो सकते हैं आप बिल्कुल इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं प्रतिज्ञा क्लासेस के चैनल को, और वहाँ से ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन और डेटा मिल जाएंगे। चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ बेटा, क्वेश्चन की तरफ। कि पुनर्योजक डीएनए का मतलब बेटा आपके पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए बात कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो पुनर्योजक डीएनए तकनीक में वाहक शब्द का अभिप्राय क्या है। वाहक शब्द किसको हमारे पास से रिप्रेजेंट कर रहा है? वाहक क्या करते हैं बेटा, हमारे पास में एक से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। तो पहला लिख रहा है कि आपके पास दाता डीएनए या इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पहचान या चयन, नहीं बेटा ये नहीं रहेगा। प्लाज्मिड डीएनए को जीवित कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, बिल्कुल बेटा। प्लाज्मिड क्या आपके ऐसे वेक्टर हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा PBR 322, प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूज से जाना पहचाना, और सबसे बढ़िया आपके पास से चलता है PUC 18 है, PUC 19 के फॉर्म में बहुत सारे आपके पास में। आगे देखते हैं, लिखा है कि निम्न में से एक प्लाज्मिड के फॉर्म हमारे पास है कौन से, जो इसको रिप्रेजेंट के लिए आपके पास में बिल्कुल बता सकते हैं। प्लाज्मिड कौन से आपके पास में EcoRI है। आप कहेंगे सर ये तीनों क्यों नहीं है? ये आपके पास में यहाँ पर इनकी साइड के लिए हम लोग बांध करते हैं, बाम है, साल है, साइड है, ये प्लाज्मिड से रिलेटेड आपके पास में चेक करेंगे तो यहाँ आपके पास प्लाज्मिड को इंडिकेट करने के लिए आपके पास में लिखा है। लेकिन बेटा एक चीज देखें, यहाँ लिखा है प्लाज्मिड से रिलेटेड, तो याद रखना बेटा बाम सेकंड के लिए, साल फर्स्ट और EcoRI ये सारे साइड है। तो मेन आपके पास प्लाज्मिड कौन हो जाएगा? PBR 322 के लिए हो जाएगा। प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूज हमारे पास में ये रहेंगे, ये तीनों साइड रहेंगे आपके पास से बेटा। चलें नेक्स्ट देखते हैं, अगले पोर्शन पे देखें तो हमारे पास में रेट्रोवायरस मानव सहित जंतुओं में स्थान या सामान्य कोशिका को परिवर्तित कर देते हैं आपके पास में। तो बेटा सामान्य में चेंज करने के, रेट्रोवायरस एक प्रकार के विषाणु के फॉर्म है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको वेक्टर या वाहक के रूप में उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानव कोशिका में हमारे पास है प्रवेश के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जनन कोशिका या कैंसर युक्त या कॉस्मिड या वाहक, याद रखना कैंसर युक्त कोशिका के लिए इनका हमारे पास में उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट दे रखा है बेटा आपके पास में पोषक कोशिका का मिली द्विसंयोजन दैनिक उपचार के लिए हमारे पास में किसकी दक्षता से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अगर यहाँ हम लोग कहें कि कौन प्रकार की दक्षता और किसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं डीएनए जीवाणु के प्रवेश की दक्षता को बढ़ाते हैं, कि हमारे पास है जीवाणु में किस प्रकार को डीएनए को बढ़ाना है। और यहाँ आपके धनायन के फॉर्म में कौन होते हैं? कैटायन के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कैल्शियम रहेंगे। तो धनायन के फॉर्म में कौन है आपके पास में? कैल्शियम, जो आपके पास है जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश को बढ़ाने का काम करेंगे हमारे पास में। आगे लिखा है कि कौन सा वाहक केवल छोटे डीएनए खंडों को ही आपके पास में क्लोन कर सकता है। तो यहाँ मोस्ट कॉमन आपके पास है, जैसे ये लिखा है ना BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये आपके पास में बड़े फॉर्म के लिए, और इनका यूज किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है।
यहाँ कॉमन तरीके से यूज किए जाते हैं वो कौन है आपके पास में, प्लाज्मिड के लिए। आगे पोर्शन में देख लेते हैं, लिखा है कि कार्बनिक कृषि तकनीक के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो फसल के लिए अगर चेक करें तो सबसे उपयुक्त क्या रहेगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करते हैं, आवश्यक श्रम में कमी करते हैं, या कृषि रसायनों के उपयोग में वृद्धि करते हैं, या इनमें से आपके पास में कोई नहीं। कार्बनिक आपके पास से ऑर्गेनिक वाले हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें से एक भी मैच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जेनेटिक या जीएमओ बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आपके पास में आनुवांशिक रूपांतरित पादप है, उनमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ आपके पास डी के लिए चले जाएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है आपके पास में बेसिलस thuringiensis के द्वारा हमारे पास है विष का मेनली कौन सा पोर्शन हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बेटा बीटी से रिलेटेड है, तो आपके पास में बीटी विष का फॉर्म भी देखने को मिलेगा बेसिलस thuringiensis से। आगे दे रखा है आपके पास क्राइजीन मेनली फसल की मेनली आपके पास में आवश्यकता को बढ़ाने के लिए आपके पास हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 4 ऑप्शन अलग लगे, कीटनाशी की नहीं है, कीटनाशी की अल्प मात्रा के लिए, कीटनाशी की अधिक मात्रा के लिए, या इनमें से कोई नहीं है। अब डिपेंड करते हैं कि क्राइजीन कौन कौन से है बेटा। क्राई के लिए भी हम लोग चेक करेंगे तो आपके पास में क्राई फर्स्ट AC है, आपके पास में क्राई सेकंड AB, ये दोनों आपके पास में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कपास और बात करें मक्का के लिए तो उनके लिए हमारे पास विशेष प्रकार के फॉर्म है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो हमारे पास में रहेंगे। तो ये कीटनाशी के फॉर्म से नहीं जाएंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं बेटा फाइनली और लास्ट के लिए आपके पास में कि निम्न में से कौन सा निमेटोड है जो तंबाकू की जड़ को मेनली संक्रमित करता है, और इसका बेटा एकमात्र उदाहरण है मिल्वा डेगाइन, इनको गनेशिया के लिए बात करेंगे। ठीक है, ये रह जाएंगे आपके पास में क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन है बेटा जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा सफल बना देते हैं। इसी सीरीज में हम लोग ऐसे ही टेस्ट सीरीज के साथ में फिरते मिलते रहेंगे आपके पास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्णा।